हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री 9th क्लास के आखिरी चैप्टर के बारे में। ये जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे कपड़ों की, पहनावे की और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की, उससे जुड़ी हुई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की, सोशल स्टेटस की बात करेंगे आज। तो आज का चैप्टर जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 8 9वीं क्लास का। चैप्टर का नाम है क्लोथिंग अ सोशल हिस्ट्री। यहाँ पर आप देखिए कितनी गजब की बात है, आपसे कपड़ों की बात करी जा रही है। यहाँ पर आपसे स्टाइल की बात नहीं करी जा रही, आपसे यहाँ पर फैशन की या ब्रांड की बात नहीं करी जा रही है, आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सोशल हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में डिस्कस किया गया किस तरीके से आपकी जो पहनावा है वो आपकी सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओवरव्यू में देखने का प्रयास करते हैं हमें इस चैप्टर से क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आप देखिए हिस्ट्री टू द क्लोथ्स वी वेयर। अब किस तरीके का इतिहास, हम जैसा कपड़ा पहन रहे हैं उससे क्या इतिहास समझ में आता है। साथ में कपड़ों की जो स्टाइल है, कपड़े पहनने की जो स्टाइल है उसके बारे में हमें पता चलेगा। फिर हमें एक अलग तरीके के लॉज पता चलेंगे, सम्चुअरी लॉज। अब ये क्या है ये हम देखेंगे। सोशल हायरार्की के बारे में भी हमें पता चलेगा यहीं से। ये जो आपका डिस्कशन है ये सोशल हायरार्की के बारे में हमें बताएगा। ये सारी चीज़ें आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी किस तरीके से सारी चीज़ें चलने वाली हैं। क्लोथिंग एंड नोशन ऑफ ब्यूटी, ये कपड़े और सुंदरता का क्या नोशन है, इनके बीच में क्या कोरिलेशन है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप देखिए क्लोथिंग की बात हो गई, फिर उसके बाद आएगी क्लोथिंग में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आता है जब कॉलोनियल इंडिया की बात होती है। कॉलोनियल इंडिया में क्लोथिंग में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आता है, ये आपको पता है। स्वदेशी मूवमेंट आएगा, स्वदेशी मूवमेंट के बाद आपको पता है महात्मा गांधी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कपड़े के साथ। याद करिए, मैं एक डायग्राम आपको बनाता हूँ, आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मिलता जुलता डायग्राम है, ये मैं चरखे की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं चरखे की कहानी दी जाएगी। स्वदेशी मूवमेंट में याद करिए जब कहा जा रहा था बायकॉट किया जाएगा, जो अंग्रेजी सामान है, अंग्रेजी कपड़ा लगता है, ये सारी चीज़ों को बड़े बड़े ढेर लगाए जाते थे और कपड़ों को जला दिया जाता था। तो इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो हमें इस चैप्टर में देखने मिलने वाली है। चैप्टर के अंत में आप जानते हैं हम कुछ सवालों को देखते हैं, हम ये देखते हैं हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पर आप देखिए कि जो कपड़े हैं, किस तरीके के हम कपड़े पहनते हैं, वो इतिहास से जुड़े हुए हैं। सारी जो सोसाइटीज़ हैं आप इंडिया में देखेंगे तो जो अपर क्लास है और जो लोअर क्लास, जिनको दलित या हरिजन भी कहा जाता है, उनके कपड़े देखिए, उनका खान पान देखिए। उसी तरीके से आप यूरोप में बात करें तो ये तब्दीलियां थी, ये फ़र्क थे। कहीं कुछ जगहों पर बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके बनाए गए थे जिस तरीके से मैन और वुमेन या बच्चे कपड़े पहनेंगे अलग अलग सोशल क्लासेस में। आप देखेंगे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं सोशल क्लास के, वो अलग अलग तरीके से रहने वाले हैं, उनका रहन सहन अलग होगा और जो वो कपड़े पहनेंगे वो भी अलग रहने वाले हैं। और उनके लिए एक प्रॉपर रूल बनाए गए थे, वेल डिफाइंड रूल्स थे उनके लिए, जो उन पर्टिकुलर लोगों की, एक पर्टिकुलर ग्रुप की आइडेंटिटी को दर्शाते थे। मान के चलिए आज के समय में एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप अगर मैं आपसे कहूँ ये सामने जो खड़ा है इज अ पुलिसमैन, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इज अ पुलिसमैन। आप उसकी यूनिफॉर्म देखते हैं तो कहीं ना कहीं पहनावे से आपको पता चल रहा है कि उसका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये जो है ये पायलट है, तो आप जब पायलट की ड्रेस देखेंगे कि वो एक जंप सूट जैसी कोई चीज़ पहना है, हाथ में वो हेलमेट लिया है, तो शायद आप समझ पाएंगे कि ये पायलट है। इस तरीके की अजम्पशंस लगाए जाते हैं। अब ये मैं जो हेलमेट वाली बात कर रहा हूँ मैं फाइटर पायलट के लिए कर रहा हूँ। अगर मान के चलिए वो सिविल एविएशन का पायलट है तो सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनेगा। इस तरीके से आज पहनावे से जहाँ ऑक्यूपेशन समझ में आ रहा है, पास्ट में, हिस्ट्री में पहनावे से आपका सोशल स्टेटस समझ में आता था। आप देखिए जो शेप है, किस तरीके से आप कपड़े पहन रहे हैं, वो आपकी ग्रेस, ब्यूटी और आइडिया ऑफ मॉडेस्टी और शेम, इतनी सारी चीजें मिलके आपका एक क्लोथिंग स्टाइल या क्लोथिंग पैटर्न बनाया जाता था। आप खूबसूरत भी दिखे, साथ में एक शर्म और हया वाला एंगल भी होना चाहिए, साथ में वो जो कपड़े हैं वो मॉडेस्ट लगने चाहिए। इस तरीके से पूरी सोसाइटी में कपड़ों का काम चल रहा था। और ये जो सोसाइटी है इनमें आप समझते हैं कि बदलाव होते रहते हैं धीरे धीरे, और समय के साथ ये जो आपके नॉर्म्स हैं, ये जो आपके रूल्स हैं, ये जो आपने नियम कानून बनाए हैं, इनमें भी परिवर्तन आएगा।
हम देखेंगे कब परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आने की क्या वजह है ये भी हम देखेंगे। आप देखिए हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग स्टाइल में यहाँ पर सीधे हाथ पर ये अपर क्लास का एक कपल है 18th सेंचुरी का इंग्लैंड का। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। क्या ये शानदार एक हैट है जिसमें एक बड़े से चिड़िया का पर लगा हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर इन्होंने स्टॉकिंग्स पहनी है मैन ने, तो ये हाई राइज या इनको स्टॉकिंग्स भी कहा करते थे। इस तरीके के कपड़े पहने जाते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे ही इमरजेंस होता है इन सारी चीज़ों का, आप देखेंगे कैसे एवोल्यूशन हो रहा है कपड़ों का। कैपिटलिस्ट मार्केट्स डेवलप हो रही हैं, नए नए मटेरियल्स आते हैं। आप देखिए भारत से मटेरियल आ रहा है, चाइना से मटेरियल आ रहा है, सिल्क की बात करी जाएगी, मसलिन की बात करी जाएगी और इस हिसाब से लोगों की जो ड्रेसिंग है उनमें चेंज आएगा। आप देखिए जो रीजनल कोड्स होते हैं उनसे संबंधित तरीके से ही लोग ड्रेस करेंगे अगर एक लिमिटेड एरिया में वो कन्फाइंड है। मान के चलिए मैं गांव खेड़ों की बात करूं तो वहां पर जो कोड चलता होगा उनका ड्रेसिंग का वही फॉलो करा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस हो रही हैं, जहां पर या पर कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशंस हो रही हैं, जो अर्बन एरियाज हैं जो कि आपके कैपिटलिज्म से इन्फ्लुएंस है, जहां पर फैक्ट्रीज हैं, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वहां पर ड्रेसिंग कोड्स अलग होंगे। तो आपको एक ही समय पर दो अलग प्रकार के ड्रेसिंग कोड देखने मिलेंगे। जो एरियाज इन्फ्लुएंस नहीं है इन सारी चीज़ों से वो सिंपल रीजनल कोड्स को फॉलो करेंगे, लेकिन जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से या कैपिटलिस्ट सिस्टम से इन्फ्लुएंस है वो इंटरनेशनल लेवल पे कपड़ों का चयन करेंगे और अपनी जो क्लोथिंग स्टाइल है उस हिसाब से डेवलप करेंगे। जैसे इंडिया से मसलिन आ रहा था जो मैंने आपको पढ़ाया है 7th क्लास 8th क्लास में, हमने इन चीज़ों की चर्चा की है, और सिल्क आता था चाइना से। इस तरीके से इनके कपड़े बनते थे। ये जो रीजनल कोड जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लिमिट किन फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए वहां पर कैसा कपड़ा मिल रहा है, ये एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। अब आपको तो सूट पहनना है, बढ़िया 3 पीस पहनना है आपको, लेकिन आप जहां पर रह रहे हैं वहां पर 3 पीस जैसी कोई चीज ही नहीं है, वहां आपके लिए ना डिजायर्ड कपड़ा मिल रहा है ना उसकी टेलरिंग हो पा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है जो भी वहां पर होगा आपको उसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जो रीजनल कोड्स होंगे उस हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरी चीज दाम की बात करी जाए तो जो मटेरियल है उसका कॉस्ट कितना है उस हिसाब से वो मटेरियल वहां पे अवेलेबल होगा, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को ड्राइव करती है। अगर माल बिकेगा नहीं तो आदमी उसको रखेगा नहीं, दुकान में वो चीज़ रखी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। तो सिंपल सप्लाई और डिमांड का फंडा है। क्लोथिंग स्टाइल्स जैसा मैंने आपको बताया पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होते थे, उसी तरीके से क्लासेस को भी रेगुलेट किया करते थे। जेंडर मेल या फीमेल है, स्टेटस गरीब या अमीर है, इस तरीके की सोशल हायरार्कीज आपको देखने मिलेंगी। क्लास हमने देखा है, मान के चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही एग्जांपल लें, जहां पर 3 एस्टेट में चीजें बटी हुई थी। सबसे ऊपर आपके क्लर्जी आ रहे थे, फिर नोबल्स आ रहे थे और नीचे सबसे नीचे आपका 3rd एस्टेट आ रहा था। अब इनके अगर आप कपड़ों को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिलने वाला है, ड्रास्टिक डिफरेंस मिलने वाला है, जो कि इनके स्टेटस को भी दर्शाएगा, इनके क्लास को भी दर्शाएगा, और यहाँ पर जो पुरुष और महिलाएं होंगे उनका पहनावा भी बहुत ज्यादा अलग होगा। आप देख रहे हैं 18th सेंचुरी आ रहा है। यहां पर आप देखिए जो यूरोप है उसने बहुत सारी जगहों को पूरी दुनिया में कॉलोनी बना लिया था। यहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे डेमोक्रेटिक आइडियल्स डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो आ रही है। इसके साथ साथ तब्दीली आती है कपड़े पहनने के तरीकों में भी, लोगों की सोच में जो बदलाव आया उससे कपड़ों पे भी सीधा सीधा असर आपको देखने मिलेगा। नई नई स्टाइल यूज होना शुरू हो गई, उपयोग होना शुरू हो गए। अलग अलग कंट्रियों से, अलग अलग देशों से जो मटेरियल आ रहा था उसका उपयोग होना शुरू हो गया। ये शुरुआती दौर में आप देखें जो वेस्टर्न स्टाइल है ड्रेसिंग की, ये भी अडॉप्ट करी जा रही थी वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में एक तरफ आप देखेंगे तो कपड़ों का मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है, दूसरी तरफ ये कपड़े पहनने का जो तौर तरीका होता है वेस्टर्न, वो भी एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तमाम देश जो कॉलोनी थे वो सब इस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे। अब मैं आपसे कह रहा था ये सम्पचुअस लॉ क्या होता है, तो सम्पचुअस लॉ मैं आपको बता दूं कि एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। रिस्ट्रिक्शन कैसा कि आपको यही करना है। जैसे मैं आपको बताऊं नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया में कुछ एक्स नंबर ऑफ हेयर स्टाइल्स हैं। तो एक्स नंबर ऑफ हेयर स्टाइल्स मान लीजिए 30, तो 30 हेयर स्टाइल्स हैं, उन्हीं में से एक हेयर स्टाइल आपको करनी पड़ेगी। आप कोई अलग से हेयर स्टाइल नहीं कर सकते। तो वहां पर एक सम्पचुअस लॉ बना दिया कि यू कैन नॉट लिव इन लग्जरी, यू कैन नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट विद योर वेज। आपको ये फिक्स्ड ड्रेस पहननी है, मतलब यही ड्रेस पहननी है। एक तरीके से जैसा स्कूल में आपको एक यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी, एक सम्पचुअस लॉ था वो।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वो यूनिफॉर्म पहने, लेकिन एक लॉ बना दिया कि सबको यूनिफॉर्म पहनना है ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। उसी तरीके से सोसाइटी में भी इस तरीके के लॉज बना दिए थे ताकि जो एक डिफरेंस इन द ग्रुप्स या फिर सोशल स्टेटस है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए। मिडिवल यूरोप की बात करें, यहाँ पर जो लॉज हैं ये काफ़ी डिटेल वे में आपको देखने मिलेंगे। किस तरीके का ड्रेसिंग कोड होगा ये सब डिटेल में दिया गया था। ये आप देखेंगे अलग अलग जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके ऊपर इंपोज भी किया जाता था कभी कभी। ये कहानी है 1294 से, यहां से शुरू होता है और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 तक इस तरीके की चीज चलती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से बाय लॉ ऐसा नहीं कहता था कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, लेकिन सोसाइटी तब भी वैसे चल रही थी क्योंकि लॉ तो सती के ऊपर भी बन गया था, चाइल्ड मैरिज के ऊपर भी बन गया था, डाउरी सिस्टम पे भी बन गया था। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो चाइल्ड मैरिज कितना प्रिवेल करती है अपने इंडिया में। दूसरी तरफ आप देखें तो डाउरी कितना बड़ा एक माल प्रैक्टिस है जो आज भी सोसाइटी में अलग रूप में एक ट्रांसफॉर्म्ड तरीके में होने लगी। मैं मानता हूं सती सिस्टम खत्म हुआ, खारिज हुआ है, परंतु उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो चली आ रही हैं। उनके ऊपर लॉ तो पास हो गए, लेकिन जब तक सोशल चेंज नहीं आ रहा तो वो लॉज क्या काम के। उसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद तब्दीली आती है, बाय लॉ इस तरीके के रूल्स नहीं बनाए जाते, लेकिन सोसाइटी में तब भी इस तरीके की चीजें चलती रहती है। तो हमने समचोस लॉ के बारे में समझा। जिस तरीके से जो लॉ है ये ट्राई करता था कंट्रोल करने का जो आपके सोशली इंफीरियर लोग हैं उनके बिहेवियर को। आप कपड़े कैसे पहनेंगे, आप खाना कैसा खाएंगे, जैसे हमारे इंडिया में जो अनटचेबल्स के साथ, जो दलित के साथ किया जा रहा था, उसी टाइप का एक ऑपरेशन यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा। पर यहाँ पर जो ऑपरेशन है ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, हमारे यहाँ जो ऑपरेशन है वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। आप देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर कपड़े ही पहनने दिए जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मान के चलिए कोई सुंदर कपड़े हैं, कोई महंगे कपड़े हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ पर हंट करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर लॉज बनाए जाने लगे थे और इनको आप समचोस लॉज कहते हैं। सोशली इंफीरियर है जो, मान के चलिए हम थर्ड स्टेट का एग्जांपल ले लें, जैसा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से समझा था, तो उनको कह दिया जाएगा कि आपको ये वाला कपड़ा पहनना है, ये वाला नहीं पहनना है, ये वाला खाना खाएंगे आप, ये वाला नहीं खाएंगे, ये वाली शराब, वाइन, विस्की जो भी आप पीते हैं या पानी, वो आप ये वाला पिएंगे, ये वाला नहीं पिएंगे। आपको अगर हंटिंग करनी है तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, ये बड़ा वाला जो मैदान है ये राजा साहब का है, ये फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट का है, आप लोगों को वो छोटा सा जो नाला है उसके पास जाके आपको हंटिंग करनी है। इस तरीके से चीज़ें डिफाइन कर दी जाती थी। यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स दिखाई किस तरीके से जो मिडिल क्लास विमेन है 1791 में वो कपड़े पहना करती थी। आप देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में ये जो महिला है, ये जो कपल दिखाया जा रहा है आपको, ये आपका हाई क्लास कपल है, किस तरीके से कपड़े पहन रहा है, ये एरिस्टोक्रेटिक कपल है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास की ये बात है। इस तरफ देखिए राइट साइड आपको दिख रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में जो वॉलंटियर्स हैं वो कैसे कपड़े पहने हैं। इनके ट्राउजर्स में यहाँ पर आपको दिखने वाला है कि ये स्टॉकिंग्स हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉकिंग्स नहीं मिलने वाली, यहाँ पर भी नहीं मिलने वाली। इसको आप सैनक्यूलोट्स कहते थे। ये याद करिए, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि सीधे सीधे लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहना करते थे जो आपके जैकोबियंस होते थे वो। और कहीं ना कहीं इन्होंने ही, जो आपके जैकोबियंस हैं, उन्हीं ने प्रयास किया था कि जो सोशल डिफरेंस है इसको खत्म किया जाए। मिडीवल फ्रांस की अगर बात करें तो जो मटेरियल क्लोथिंग के लिए यूज किया जाता था वो लीगली प्रिस्क्राइब किया जाता था। आप देखेंगे जो रॉयल्टी है वही महंगे कपड़े पहन सकता है, जैसे एर्मीन, फर, सिल्क, वेलवेट, ब्रोकेड, ये तमाम जो कपड़ों के मटेरियल हैं ये सिर्फ रॉयल्टी ही पहन सकती है। बाकी के जो बचे हुए क्लासेस हैं उनको इस प्रकार के मटेरियल का यूज नहीं करने दिया जाता था अपने कपड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर लीगल बैकिंग है फ्रांस में कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाएगा एरिस्टोक्रेसी के द्वारा और नॉर्मल लोगों के द्वारा। पर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से सम्चुअस लॉज जो थे वो आपके सोशल हायरार्की पर एम्फेसिस नहीं डालते थे, कुछ सिर्फ इसीलिए पास किए जाते थे ताकि ये होम प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर पाए। अब होम प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने वाली बात कहीं ना कहीं जो गांधी जी खादी वाली बात करते हैं वो होम प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। उसी तरीके से यूरोप में भी इस तरीके के लॉज पास करे जाते थे कि आप ये फला चीज़ जो चाइना से सिल्क आ रहा है वो आप यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे जो वूल या फिर जो भी चीज़ आपके यूरोप में हो रही है। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको फायदा हो पाए। इसका एग्जाम्पल समझिए, एक लॉ पास किया जाता है 16वीं सेंचुरी इंग्लैंड में, जहां पर जो भी लोग हैं सारे लोगों को
6 साल से ऊपर की जो भी उम्र है उनको, एक्सेप्ट हाई पोजीशन, जो हाई पोजीशन उनके लिए तो आप समझ जाइए कि हर जगह पर आपको देखने मिल जाएगा कि देयर इज ऑलवेज अ वे फॉर पीपल ऑन हाई पोजीशन। तो जो नॉर्मल लोग हैं 6 साल से ऊपर के जो हैं उनको कैप पहनना पड़ेगा, वो भी वुलन कैप। वुलन मतलब ऊनी कैप पहनना पड़ेगा। और वो क्यों पहनना पड़ेगा वुलन कैप? क्योंकि ये चाह रहे थे इनका जो इंडस्ट्री है वूल की, वो कहीं ना कहीं बूम कर पाए, वो ग्रो कर पाए। उसको बिल्ड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए इन्होंने इस तरीके के लॉ को पास किया। ये लॉ 26 साल चलता है, 26 ईयर्स तक ये लॉ चलता रहता है, ताकि जो वुलन इंडस्ट्री है डोमेस्टिक एट होम जो इंडस्ट्री है वूल की, वो जिंदा रह पाए, वो एडवांसमेंट कर पाए। तो जो आपके समचरी लॉज हैं वो कहीं ना कहीं एक तरफ आपके सोशल डिफरेंसेस के लिए होते थे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए भी होते थे कि जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम कर पाए आप, और अंदर ही आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर पाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर पाए। तो आत्मनिर्भर भारत वाली बात यहाँ पर आत्मनिर्भर यूरोप ये लोग चलाने का प्रयास करते थे, ये समचरी लॉज बना के। आपने एक किस्सा सुना होगा, अक्सर ऐसा सुनाया जाता है कि जो रुमाल वगैरह हैं, अगर रुमाल भी पाया जाता था इंडिया का बना हुआ तो उसके ऊपर भी काफ़ी मोटी रकम आपको जुर्माने में देनी पड़ती थी। तो इस तरीके के लॉज लगा दिए थे ताकि आपका जो यूरोप की कंपनीज हैं उनसे माल आप खरीदें, यूरोपियन फैक्ट्री से माल खरीदें, ताकि जो फ़ायदा है वो आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हो, ना कि बाहर की इंडस्ट्रीज़ को। इसी तरीके से सब कंट्रीज़ करती हैं, इम्पोर्टेड माल कम से कम करने की बात करती हैं और ये कहती हैं कि आप जो भी मेड इन द कंट्री है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड है, उसका ज़्यादा उपयोग करें। आप देखें समचरी लॉस का अंत कब होता है, तो आप जानते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बाद से ये जो ड्रेस डिस्टिंक्शन है इसमें खत्म होना, इसमें गिरावट आती है और ये खत्म होता है। समचरी लॉस को पूरी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। याद करिए, मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब्स, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहना करते थे। और यहाँ पर नी ब्रीचेस जो होते हैं, अब नी ब्रीचेस मैं फिर से आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए ये बनाए हैं, ये है नी ब्रीचेस। यहाँ पे नी पे ये इस तरीके से मोजे जैसा पहनते थे, इनको आप नी ब्रीचेस कहते हैं। तो ये नी ब्रीचेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नी ब्रीचेस गायब हो गए और इनको आप सैन क्यूलोट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है इनका ड्रेसिंग कैसे तब्दीली आई और सबको ऐसे ही कपड़े पहनने थे। अब इससे जो एक सोशल डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। जो फैशनेबल नी ब्रीचेस थे जो एरिस्टोक्रेसी के द्वारा यूज करे जाते थे, यहां पर आप देखेंगे मेन और वेमेन दोनों ही नी ब्रीचेस का यूज किया करते थे, इनको पहना करते थे। अब इसके बाद आप देखने वाले हैं इन्होंने भी जब ये ट्राउजर्स वगैरह पहनना चालू किए जो लूज और कंफर्टेबल थे, तो इस तरीके से तब्दीली आ रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय 3 कलर जो है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, जो फ्रांस के आपको झंडे में भी देखने मिलते हैं, ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ये पेट्रियोटिक सिटीजन के लिए एक साइन बन गए, एक सिंबल बन गए। तो इस तरीके के कलर्स आपको यूज होते हुए ज्यादा दिखेंगे। साथ में आप देखें रेड जो है, रेड कैप यूज किया जाता था जो एक साइन था लिबर्टी का। लॉन्ग ट्राउजर्स यूज करे जा रहे हैं। रेवोल्यूशनरी कॉकेड भी पिन करा जाता था हैट में। तो मान के चलिए आपका हैट है, तो इसके ऊपर आप जो एक रिबन जैसा कुछ लगा देते थे, उसको आप कुछ भी एक फूल बना दिया रिबन का, तो वो उसको कहा जाता है कॉकेड। तो रेवोल्यूशनरी कॉकेड भी लगाया जाएगा। इस तरीके का ड्रेसिंग हो गया था। साथ में जो ड्रेसिंग का पैटर्न था, जो क्लोथिंग थी, उसका मेन आइडिया था सिंप्लिसिटी। आपको सिंप्लिसिटी रखनी है जो कि एक्सप्रेस करेगा आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी। याद करिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो बेसिक आइडियल्स थे वो ये थे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। तो आइडियल्स या फिर आइडिया ऑफ इक्वालिटी के लिए आप सिंपल ड्रेस करेंगे। अब क्लोथिंग एंड नोशन ऑफ ब्यूटी की बात करें, तो जैसे ये समचरी लॉज एंड होते हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि जो यूरोपियन सोसाइटी है वो एगैलिटेरियन हो जाएगी, सब एक जैसे कपड़े पहनने लगेंगे। सोशल डिफरेंसेस तब भी थे वहां पर। जो गरीब है वो महंगे कपड़े खरीद नहीं पाएगा और वो अमीरों जैसा कपड़े नहीं पहन पाएगा, उन जैसा ड्रेस भी नहीं कर पाएगा, ना उन जैसा खाना खा पाएगा, ना उन जैसा जीवन जी पाएगा। क्योंकि सिर्फ लॉ बनाने से यू कैन ब्रिंग देम लीगल इक्वालिटी बट यू कैन नॉट ब्रिंग देम इकोनॉमिक इक्वालिटी बाय पासिंग लॉस। बी आर अम्बेडकर कहीं यही बात करते थे कि जो डीपीएसपी से वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि धीरे धीरे जो फंडामेंटल राइट्स आपको लीगल इक्वालिटी देने की बात करते हैं, एक दिन आएगा जब इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी भी मिल पाएगी। अब आपको एक बात तो पता है कि ऐसा कोई लॉ तो है नहीं जिससे आप लोगों को रोक पाए किस तरीके से उनको कपड़े पहनने हैं, जैसे उनको पहनने वैसे पहन सकते हैं। लॉ बस आपको ये कह सकता है कि हाँ कोई भी कपड़े पहन सकता है, लेकिन कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन से ब्रांड के पहनने, ये सारी चीजें तो उसकी जेब निर्धारित करती है।
ये जो अलग अलग क्लास हैं उनके अलग अलग कल्चर्स थे ड्रेस करने के, और उसी हिसाब से वो ड्रेस करते थे। साथ ही साथ उनकी अलग अलग आमद थी, उनकी अलग अलग इनकम थी, और इनकम भी एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर था जो मैं बार बार दोहराता हूँ। यहाँ पर देखिए अपर क्लास वेडिंग हो रही है उसका सीन आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पर सारी जो महिलाएं हैं ये बढ़िया कपड़े पहन के, बढ़िया शानदार जो भी इनके कपड़े होते हैं, कॉर्सेट और तमाम जो लंबी लंबी स्कर्टें होती हैं, वो सब पहन के आपको दिख रही हैं। यहाँ पर नी ब्रीचेस पहने गए हैं मैन के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पेंटिंग्स में ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कपड़े देख के भी आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाले का सोशल स्टेटस क्या है। विक्टोरियन इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो विक्टोरियन इंग्लैंड में क्या अप्रोच था कपड़ों का। ये जो स्टाइल ऑफ क्लोथिंग की अगर मैं बात करूं तो मेन और विमेन के लिए अलग अलग चीज़ों पर एम्फेसिस करा जाता था। आप देखिए विक्टोरियन इंग्लैंड में यहाँ पर जो विमेन है उनको ड्यूटीफुल और ओबीडियंट रहने वाली बात करी जाती थी कि उनको ड्यूटीज निभानी अपनी, और साथ ही साथ उनको बात भी माननी है, उनको ओबीडियंट भी रहना है। और इन्हीं को आदर्श माना जाता था। एक विमेन जो एक आदर्श महिला है उसके लिए दो गुण चाहिए, आपको ड्यूटीफुल होना है और आपको ओबीडियंट होना है। उसी तरीके से अगर आप मैन की बात करें तो मैन को देखा जाता था एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, डेप्थ, सीरियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैन के लिए एक मापदंड थे, एक प्रॉपर डायमेंशंस कैलकुलेट करके रखे थे कि ऐसा होना चाहिए आदमी को और ऐसा एक औरत को होना चाहिए। और इन्हीं नॉर्म्स, इन्हीं आइडियाज को लेकर क्लोथिंग करी जाती थी, कपड़े भी इसी हिसाब से बनाए जाते थे, और इन्हीं आइडियल्स, इन्हीं आदर्शों को रिफ्लेक्ट करते थे ये कपड़े। आप देखिए यहां पर किस तरीके से महिलाओं के रिएक्शंस आते हैं, ये जो क्लोथिंग नॉर्म्स है उनके। महिलाओं को सबसे पहले हम बच्चियों की बात करें, जो छोटी छोटी लड़कियां रहती थी, बचपन से ही उनको टाइटली लेस्ड कपड़े पहनाए जाते थे, और इनकी जो ड्रेस है उस तरीके से बनाई जाती थी कि जो इनको इनकी बॉडी को शेप दे पाए। जो ग्रोइंग एज है उसमें इनकी बॉडी को इस तरीके से शेप दे पाए। कैसे इनकी बॉडी की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करा जाए, इस तरीके के कपड़े डिजाइन किए जाते थे। जब इन बच्चियों की उम्र थोड़ी सी बढ़ने लगती थी तो उनको टाइट फिटिंग कॉर्सेट पहनना पड़ता था। ये देखिए यहाँ पर ये कमर पे बांधा जाता है कॉर्सेट, और ये इस तरीके का शेप दे देता है कमर को, बिल्कुल जैसा आपको सुराईदार वो वास होता है, क्रिस्टल वास, उस तरीके का शेप दे देता था ये कॉर्सेट। विक्टोरियन एरा में ऐसा माना जाता था कि जो महिलाएं हैं उनकी जो वेस्ट होना चाहिए, वेस्ट कम होना चाहिए। मतलब अगर वेस्ट की जो साइज है वो कम होगी तो ब्यूटीफुल माना जाता था। वहां पर जो एक डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी थी वो उस तरीके की थी। यहां पर आप देखिए पिक्चर में एक छोटी बच्ची जो एरिस्टोक्रेटिक हाउस होल्ड में है, उसका कॉर्सेट वगैरह पहन के उसको इस तरीके से तैयार होना पड़ता है। साथ में वो जो गाउन पहनते हैं, गाउन में आप देखेंगे ये स्वीपिंग गाउन होता है जो कि इनकी मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता था, इसीलिए इनको दोनों हाथों से इस गाउन को पकड़कर चलना पड़ता है। आपने कभी मूवी देखी होंगी डिज्नी की, कार्टून की जो मूवीज आती हैं उसमें इस तरीके की ड्रेसिंग्स दिखाई हैं, और फिर बाद में वो कैसे चलते हैं। एक बड़ी पॉपुलर है सिंड्रेला करके एक आती थी, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से गाउन वगैरह पहनते हैं। तो ये जो टाइटली लेस्ड और स्मॉल वेस्ट वुमेन होती थी उनको एडमायर करा जाता था, उनको अट्रैक्टिव, एलिगेंट और ग्रेसफुल माना जाता था। मतलब दे वर वांटेड, इस तरीके की चीज थी, इसीलिए इनको शुरू से ही इन कन्फाइनमेंट्स में, इन लेसेस और कॉर्सेट्स में बांध के रखा जाता था, ताकि एक प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर जो सोसाइटी के हिसाब से डिजायरेबल है वो इनकी बॉडी ऑब्टेन कर पाए। क्लॉथिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, की रोल प्ले करते हैं। यहां पर आप देखिए ये क्लोथिंग ही कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते हैं कि जो विमेन है वो हम्बल और ओबीडियंट है या नहीं। विक्टोरियन विमेन जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, वो कैसे कपड़े पहने, ये सारी चीजें आप देखिए। जो आइडियल्स है विमेन हेड के वो कैसे चल रहे हैं, जो आइडिया है सोसाइटी में, लिटरेचर, एजुकेशन, इन सारी चीजों में आपको रिफ्लेक्ट होते देखेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे जो विमेन है उनका जो वेस्ट है वो कम रहता था, और इसको वो अपनी एक विमेनली ड्यूटी के हिसाब से मानती थी। विमेन ये मानती थी कि ये जो सफरिंग है, ये जो पेन है, ये एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये कॉर्सेट पहना करती थी ताकि अट्रैक्टिव लगे और बहुत ज़्यादा विमेनली लगे। पर ऐसा तो है नहीं कि सब एक जैसे कॉन्सेप्ट को मान लेंगे। अगर हेड है तो टेल भी है। यहां पर भी वही चीज़ होती है। आप देखेंगे कि ये जो आइडिया है ये सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सबके द्वारा इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आप देखिए एजिटेशंस शुरू होते हैं इंग्लैंड में। क्यों हो रहे हैं एजिटेशंस? 19th सेंचुरी की बात है। जो आइडियाज़ हैं
जो विमेन का जो आइडिया, विमेन की जो डेफिनेशन है ड्यूटीफुल और ओबीडियंट वाली, साथ में इनको कपड़े ऐसे पहनने ताकि इनका जो शेप रहे, कैसा रहे, वेस्ट जो है इनका पतला रहे, ये जो डायमेंशंस थे इनको चैलेंज किया जाता है, इनको बदला जाता है। 1830s के आसपास ये जो विमेन राइट्स हैं इनके लिए एजिटेशन चालू होते हैं, इनको डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए एजिटेशन करने पड़ते हैं। यहाँ पर इस एजिटेशन में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ ये जो ड्रेस रिफॉर्म्स हैं इसके लिए भी कैंपेन हो रहा था कि कहीं ना कहीं ड्रेसिंग का जो तरीका है, जो ड्रेस है, उसमें भी तब्दीली चाहिए। यहाँ पर जो विमेन मैगजीन्स है ये डिस्क्राइब करती थी कि ये जो टाइट ड्रेसेस हैं और जो कॉर्सेट हैं उससे किस तरीके से महिलाओं में परेशानियां आ रही हैं, जो बच्चियां हैं उनमें परेशानी आ रही है, किस तरीके की डिफॉर्मिटीज आती हैं और बीमारियां हो रही हैं यंग गर्ल्स को। जैसे क्लोथिंग रिस्ट्रिक्शन से उनकी बॉडी में ग्रोथ नहीं हो पा रही। आप किसी भी चीज को थोड़ी देर तक बांध के रखिए, मान के चलिए आप एक रबर बैंड लीजिए और अपनी उंगली में बांध के रख लीजिए और आप 1 से 30 तक गिनेंगे, आपकी जो उंगली है वो लाल पड़ने लगेगी। और इन बच्चियों को छोटी उम्र से ही इनकी कमर को जोर से लेस और ये जो इस तरीके का एक फाइब्रस कंपोनेंट होता है कॉर्सेट, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, तो उससे बांध दिया जाता था, उनकी कमर को बांध के कन्फाइन कर दिया जाता था। आप समझ पा रहे होंगे कि वहां से खून का जो संचार है वो रुक जाता है। जब खून नहीं आएगा तो तकलीफ होगी और ज्यादा लंबे समय तक सर्कुलेशन नहीं आएगा तो ग्रोथ नहीं होगी। इस तरीके की सिचुएशन थी, इसीलिए रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी कपड़ों के लिए महिलाओं के। यहां पर आप देखेंगे उनके जो मसल्स हैं वो अंडर डेवलप्ड हो जाते हैं, जो स्पाइन है वो बेंड हो जाता है, वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है स्पाइन। डॉक्टर्स ये रिपोर्ट करते हैं कि अगर आप रेगुलरली इस तरीके के कॉर्सेट नहीं पहन रहे हैं तो वो जो स्पाइन है वो इतनी वीक थी कि बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट ना कर पाए। साथ में एक्यूट वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती थी ये लड़कियां, ये बच्ची। और साथ में आप देखेंगे ऐसा भी होता था कि बड़े आराम से और बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये बेहोश भी हो जाती थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती थी। 1870s की बात है, मिसेस स्टैंटन जो नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन की मेंबर थी और लूसी स्टोन अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन की जो मेंबर्स थी, ये ड्रेस रिफॉर्म्स के लिए कैंपेन करती हैं, ये ड्रेस रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ उठाती हैं। और आप जानते हैं जब भी किसी चीज़ में तब्दीली लाने की प्रयास किया जाता है तो एक तरफ जो होते हैं वो चाहते हैं कि इसको बदल दिया जाए और दूसरा कहते हैं कि इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ भी होता है, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो इस चीज़ को अपोज करते हैं, इन ड्रेस रिफॉर्म्स को अपोज करते हैं। राइट हैंड साइड पर नज़र मारिए, पिक्चर को ध्यान से देखिए। पिक्चर जो है वो 19th सेंचुरी यूएसए की है, जब ड्रेस रिफॉर्म्स नहीं आए थे उसके पहले किस तरीके के कपड़े पहने जाते थे महिलाओं के द्वारा। आप देखिए जो वुमेन रिफॉर्मर्स हैं इन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये जो सक्सेस है ये इनको एकदम से नहीं मिलेगी कि आज ये सोई और सुबह उठी तो बिल्कुल एकदम दुनिया बदल गई। ये धीरे धीरे चेंज आता है, जो सोशल वैल्यूज़ है वो धीरे धीरे चेंज आती हैं, साथ में वक्त की नज़ाकत भी देखी जाती है। आप देखेंगे एकदम से किस तरीके से तब्दीली आई, सिर्फ इनके रिफॉर्म मूवमेंट्स और कैंपेन से बात नहीं बनेगी। आगे आप देखेंगे सोसाइटी की नीड बन जाती है कि आपको ड्रेस रिफॉर्म करने पड़ेंगे। आप देखिए एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करी जा रही है, किस तरीके से चेंजेस होते हैं नए समय के अनुसार और नए वैल्यूज़ के अनुसार। लोग जो हैं वो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जो विक्टोरियन डेफिनेशन ऑफ वुमेन थी उसको चैलेंज करते हैं और नए नए तरीके से उस चीज़ को रिफ्रेश करते हैं, एक नए आयाम में देखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बदलाव भी आते हैं। ब्रिटेन में ही आप देखें तो जैसे ही नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती हैं, नए मटेरियल इंट्रोड्यूस होते हैं, तो भी कपड़ों में काफ़ी चेंज आता है। साथ में दो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हो गई, उससे भी आप देखिए जो विमेन की कंडीशन है वो बदलती है। क्यों? क्योंकि अब जो महिलाएं हैं वो घर में नहीं है, वो आराम से घूम नहीं रही हैं, सिर्फ काम नहीं कर रही हैं घरों में, ये आप देखेंगे वर्किंग वेमेन हो जाती हैं, इनकी जो कंडीशन है वो बदलती है। 17th सेंचुरी में फिर से आते हैं पीछे। आप देखिए यहाँ पर जो विमेन है ब्रिटेन की, इनके पास जो कपड़े होते थे जैसे फ्लैक्स है, लिनन है या वूल है, इनको धोना और साफ करना बड़ी दिक्कत वाला काम था। लेकिन इसके साथ में आप देखें जो 1600s के बाद से जो ट्रेड चालू हो रही है इंडिया से, इसमें आप देखिए चीप और ब्यूटीफुल और इजी टू मेंटेन चिंट्स, ये जो भारतीय कपड़े हैं कॉटन वगैरह और इनकी जो वैरायटी हैं वो यूरोप में पहुंचने लगती हैं। जब ये पहुंचती हैं तो दो फायदे होते हैं। पहली चीज़ तो आप देखिए ये हल्के हैं और दूसरी चीज़ इनको साफ करना आसान है, तो ये दो फायदे मिलने लगते हैं। साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है तो कॉटन के कपड़े भी बनने लगे
और ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए सामान्य जन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके प्राइस भी कम है और साथ ही साथ इनमें जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो भी अवेलेबल है। आप देखिए 20th सेंचुरी में आर्टिफिशियल फाइबर्स भी आने लगते हैं जिनसे कपड़े बनाए, जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, इस तरीके के बहुत से आर्टिफिशियल फाइबर्स आने लगते हैं, पॉलिएस्टर आने लगते हैं। साथ में 1870s आते आते तक 1871 से आगे जो हैवी कपड़े होते थे, आपने देखा होगा स्कर्ट्स हैं जो काफ़ी हैवी होती हैं, साथ में कॉर्सेट पहनाया जाता था। याद करिए, मैंने आपको बताया था जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, ग्रोथ रुक रही है, कमजोरी आ रही है, बेहोशी छा रही है, इस तरीके की चीज़ें होती थी। ये जो क्लोथ्स है ये भी धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, इनका उपयोग खत्म हो जाता है। अब जो कपड़े आए वो हल्के आए, देवर लाइटर, शॉर्टर एंड सिंपल। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा आई थी। आप जानते हैं रेवोल्यूशन में नए नए जो कपड़े आए, नए नए कपड़े जो इंपोर्ट करे जा रहे थे, चाहे हम बात करें कॉटन की बात करें, सिल्क की बात करें, उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर्स आए, रेयॉन आया, पॉलिएस्टर आया, नायलॉन आया। इस हिसाब से कपड़ों में भी तब्दीली आने लगी, उनकी डिजाइन में चेंजेस आने लगे। ये कपड़े सस्ते थे, खरीदने में आसानी, साथ में धोने में भी आसानी। हम देखें कि लड़ाई ने किस तरीके से तब्दीली लाई कपड़ों के पहनने के तरीके में। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चेंज अगर एकदम से आ रहा है, अगर रेवोल्यूशन आ रहा है किसी चीज में, तो इसके पीछे इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप रोज सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स, पीनट बटर और साथ में ब्राउन ब्रेड। आपका अगर नाश्ता 200 रुपए का पड़ रहा है, आपकी सैलरी 30,000 रुपए। जिस दिन से आपकी सैलरी 10,000 रुपए हो जाएगी तो आपको एनालॉगस चेंज आपको देखने मिलेगा आपकी ब्रेकफास्ट में। उस दिन से आप ब्रेकफास्ट में खाएंगे रात को बची हुई रोटी और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के खा लेंगे, या फिर आप सिर्फ चाय पी के निकल जाएंगे। या फिर मान के चलिए एग्जाम्पल दूं मैं आपको फ्रूट्स का, तो आपकी जब 30,000 पगार थी तो आप एप्पल्स खाते थे, लेकिन जब आपकी 10,000 पगार हो जाएगी तब आप बनानास खाने लगेंगे। और ये जो आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस थी ब्रेकफास्ट की, जो आप रोज कर रहे थे, उस प्रैक्टिस में एकदम से एक ड्रास्टिक चेंज आएगा इकोनॉमी की वजह से। और वही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, जो विमेन है यहाँ पर जो क्लोथिंग्स हो रही हैं उसमें चेंज आने लगेगा। बहुत सारी आप जगह पर देखेंगे जो लेडीज़ हैं वो ज्वेलरी पहनना बंद कर देती हैं जैसे लड़ाई आती है। हम यहाँ पर असल में ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब लड़ाई होती है, जब वॉर होती है, तो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः जब भी दो नेशंस लड़ते हैं तब किस तरीके का अप्रोच होता है, आप इस चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। मान के चलिए अगर आपको मेंस में इसी तरीके का सवाल आता है, चाइना एंड इंडिया गेट इनटू वॉर, व्हाट आर द इफेक्ट्स और व्हाट आर द आफ्टर मैथ्स, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में होना चाहिए। व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर ऑन द सोसाइटी। देखेंगे जो विमेन का क्लोथिंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। मेजर चेंजेस जो आते हैं वो वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे आते हैं। ज्वेलरी पहनना, लग्जरियस महंगे महंगे सिल्क और तमाम जो भी महंगे कपड़े हैं वो पहनना छोड़ दिए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। जब ये महंगे कपड़े और लग्जरियस आइटम्स वगैरह यूज़ करना जब ये बंद करेंगे, इसका मतलब ये है जो एक सोशल बैरियर हुआ करता था वो रिमूव हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। सोशल बैरियर रिमूव हो गया, सोशल बैरियर जो है वो अलग हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट थी। देखा जाए तो जो एक डिवाइड था सोसाइटी में वो खत्म होता है। सारी क्लासेस की जो महिलाएं हैं, ऑल क्लासेस ऑफ वुमेन स्टार्टेड ड्रेसिंग सिमिलरली। उनका जो रहन सहन का, पहनावे का जो तरीका था वो एक जैसा लगेगा आपको जब काम कर रहे हैं वो। आप देखिए किस तरीके के बदलाव आते हैं। ये जो कपड़े थे महिलाओं के, इस तरीके की जो स्कर्टें पहले पहने जा रही हैं अब वो छोटी हो जाएंगी। वो छोटे हो जाएंगे क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नेसेसिटी थी वहां पर। आप देखिए प्रैक्टिकल नेसेसिटी का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप विलेज में रह रहे हैं। विलेज में रहने में एक फ़ायदा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जगह होती है कपड़े सुखाने के लिए। आपके पास सफिशिएंट वाटर होता है कपड़े धोने के लिए। ये इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आप लंबे कपड़े, टेक फॉर एग्जांपल साड़ी, अफोर्ड कर सकते हैं, पहन सकते हैं। वहीं आप ले लीजिए आप सिटी में रह रहे हैं, टेक फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रह रहे हैं। जब आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर आपको क्या है, आपके पास कपड़े सुखाने के लिए इतनी जगह नहीं है। अगर आप एक साड़ी सुखा रहे हैं तो उसके बाद बाकी कपड़े सुखाने के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। दूसरी तरफ आप देखिए आपके पास पानी जो है वो लिमिटेड आने वाला है। पानी के लिए भी मीटर होगा, मीटरिंग होगी वाटर की। साथ में आप देखेंगे बिजली जिससे आप पानी खींच रहे हैं वो भी आपको, उसका भी बिल पे करना है। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो जो शॉर्ट क्लोथ्स है, मतलब जीन्स, टॉप्स, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंट होंगी इन सोसाइटीज़ में जहाँ पर और भी चीज़ें हैं, और भी फैक्टर्स हैं डिसाइड करने वाले। उसी तरीके से प्रैक्टिकल नेसेसिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड वॉर जो होती है फर्स्ट, उसमें कपड़ों की साइज़ कम होती है।
1917 आता है, लगभग 7 लाख के आसपास जो विमेन है वो एम्यूनिशन फैक्ट्री में ही काम कर रही थी, जो गोला बारूद बनाया जाता है वहां पर काम कर रहे थे ब्रिटेन में। 7 लाख के आसपास, मतलब आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ी वैल्यू है, कितना बड़ा नंबर है। यहाँ पर एक प्रॉपर वर्किंग यूनिफॉर्म पहनी जाती थी, खाकी ओवरऑल्स, खाकी कलर आप समझते हैं जो पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, उस तरीके के ओवरऑल्स पहने जाते थे, कैप, शॉर्ट स्कर्ट्स और ट्राउजर्स, ये बेसिक ड्रेस होती थी और ये प्रोफेशनल वुमेन की नई ड्रेस की तरह जाने जाने लगी। जो चमकीले और चटक कलर्स थे, जो एकदम आपकी नज़रों में आते थे, उस तरीके के कलर्स जो हैं वो रिप्लेस कर दिए गए सोबर कलर्स से। सोबर मतलब आप समझ सकते हैं, खाकी कलर हो गया, सोबर हो गया, ग्रे कलर हो गया, सोबर हो गया, इस तरीके के कलर्स को ज़्यादा यूज़ करने लगे, जो एकदम से आपका अटेंशन ग्रैब नहीं करते थे। तो इससे जो कपड़े हैं, साथ में जो कपड़ों की क्वालिटी है वो भी साधारण सिंपल हो गई और प्लेन। ज़्यादा उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि फूल पत्तियाँ बनी है, कोई नक्काशी है, कोई जरदोजी है, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। याद करिए, जब हमने 8th क्लास की पढ़ाई की थी तब मैंने आपको नाना प्रकार के कपड़े बताए थे जो भारत से इंपोर्ट करे जाते थे, भारत से ब्रिटेन भेजे जाते थे। वो सारी नक्काशियों का काम खत्म हो गया यहाँ पर जो कपड़े हैं वो सिंपल हैं और साथ में प्लेन है। आप देखिए किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म आता है और गेम्स में भी तब्दीली आती है। गेम्स का भी हमने जो 7 चैप्टर पढ़ा है उसमें भारी डिस्कशन किया है कि महिलाओं को एक अलग प्रकार का गेम खिलाया जाता था ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो रहे, उसके बावजूद वो खेल खेल पाए। यहां पर ये तब्दीली आ रही है। विमेन जो है वो अपने बालों को छोटा रख रही हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। प्लेन और सिंपल स्टाइल के कपड़े पहने जाएंगे जो रिफ्लेक्ट करते थे सीरियसनेस और प्रोफेशनलिज्म। आप प्रोफेशनली ज़्यादा आप डिवोटेड हैं इन कंपैरिजन टू सीइंग फॉर योर ब्यूटी एंड लुक्स। वहाँ पर अगर रेफरेंस में देखा जाए तो आप कपड़े ऐसे पहनेंगे जो आपको काम में सहयोग दे पाएँ, ना कि वो कपड़े जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएं। जिम्नास्टिक और जो तमाम प्रकार के जो गेम होते थे उनके लिए अलग से ड्रेस बनाई जाएगी, वो स्कूल करिकुलम में ऐड करे जा रहे हैं वेमेन के लिए। जब ये सारे गेम्स ऐड करे जाएंगे, जिम्नास्टिक्स की आप ड्रेस देखते हैं और भी तमाम जो गेम्स होते हैं उनकी ड्रेस कैसी होती है, उसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है। अगर वो बड़ी बड़ी स्कर्ट्स पहन के, कॉर्सेट पहन के अगर ये खेल खेलेंगी तो नहीं खेल पाएंगी। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि प्रैक्टिकलिटी और धीरे धीरे जो क्लॉथ्स में या ड्रेस रिफॉर्म्स आए उनने क्या चेंज लाया है। ये कपड़े जो है आगे जाके और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं। कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें बदलाव आने लगते हैं। इसके साथ में एक और एस्पेक्ट देखिए, क्लोथिंग में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कॉलोनियल इंडिया में। तो देखिए, शुरुआती दौर की मैं अगर बात करूं तो कॉलोनियल पीरियड में किस तरीके से चेंज आ रहे थे। मेल और फीमेल जो है उनके कपड़ों में तब्दीली आएंगी। कैसी तब्दीली आएंगी ये देखिए। जो आपका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न ड्रेस जो है वो आने लगेंगी, वेस्टर्न ड्रेस जो है वो मिलने लगेंगी, वहां पर दिखने लगेंगी, लोगों की नज़रों में आएंगी। साथ में मिशनरी की एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है 1813 के बाद। याद करेंगे आप, आपको याद आएगा 1813 के बाद मिशनरी की एक्टिविटीज़ बढ़ गई। याद करिए 8th क्लास में लास्ट चैप्टर जो था हमारा 10th वाला, उसमें हमने चर्चा की इस चीज़ की, 9th में भी हमने चर्चा की है इस चीज़ की। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनके जो क्लोथिंग के एफर्ट्स हैं वो कोशिश करते थे कि इंडिजिनस जो ट्रेडिशन और कल्चर है उसको फॉलो कर लिया जाए और उसको यूज़ किया जाए। आप देखें जो क्लोथिंग या फिर जो कपड़े हैं ये सिंबल ऑफ नेशनल मूवमेंट भी एक तरफ से आ गए थे। इसीलिए कुछ ऐसे भी लोग थे जो कोट पैंट पहनने लगे थे, उनने भी उस चीज़ को त्याग दिया। उनने इस चीज़ को इसीलिए त्याग दिया ताकि वो नेशनल एलिजियंस, पेट्रियोटिज्म, ये सारी चीज़ें, देश प्रेम दिखा पाए, मातृभूमि से प्रेम जो है वो दिखा पाए। हम बात करेंगे एक से एक दिग्गज नेताओं की जिन्होंने अपने सूट पैंट त्याग करके जो आपके ट्रेडिशनल ड्रेस हैं उनको पहनना चालू किया, सो दैट दे कैन सपोर्ट द नेशनल मूवमेंट। तो दो तरीके के धड़ बन गए थे, एक जो वेस्टर्नाइज होना चाहते थे, वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते थे। 19th सेंचुरी में जो इंडियंस हैं ये वेस्टर्न स्टाइल की क्लोथ्स के लिए अलग अलग तरीके का रिएक्शन रखते हैं, जैसा मैं आपको चर्चा में बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन में ये जो पश्चिम का जो पहनावा था उसको अपनाया, उनने उस कपड़ों को पहनना चालू किया। इसमें सबसे पहले थे आपके वेल्दी पारसीज, जो पारसी थे, टाटाज, वाडियाज, इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग शुरू करी। इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ क्लोथिंग को अडॉप्ट किया। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे बैगी ट्राउजर्स, मतलब जो ट्राउजर्स हैं वो ऊपर से थोड़े ढीले रहते हैं, थैले जैसे होते हैं, तो बैगी ट्राउजर्स। फेंटा जो हैट होता है उसको फेंटा कहते हैं, वो पहना जाता था। साथ में ये कलरलेस कोट्स पहनेंगे, बूट पहनेंगे और एक छड़ी रखते थे अपने साथ चलने के लिए।
तो ये सारी चीज़ें पारसीज ने, जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग थी, उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। वेस्टर्न स्टाइल को जब एक्सेप्ट करा जा रहा है तो सिर्फ पारसीज के द्वारा, जो रिच पारसीज है, सिर्फ उनके द्वारा अडॉप्ट नहीं करा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए दलित्स भी इस चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे, इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद से वो भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना चालू करेंगे, वेस्टर्न स्टाइल में खुद को तैयार करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देखिए जो मैन थे उन्होंने पहले इस वेस्टर्न ड्रेस को एक्सेप्ट करना चालू किया रेदर देन विमेन। तो जो विमेन थी उन्होंने इस चीज़ को बाद में एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, लेकिन सबसे पहले जो चेंज आता है वो मैन की तरफ से आता है। आप देखिए बहुत से ऐसे लोग थे जो कन्विंस हो गए थे इस बात से कि जो वेस्टर्न कल्चर है ये धीरे धीरे हमारे ट्रेडिशनल कल्चर और आइडेंटिटी को भुला देगा, ये हम पीछे छोड़ देंगे। ये जो वेस्टर्न स्टाइल की क्लोथिंग्स है ये कहीं ना कहीं दुनिया को उल्टा कर देने वाले थे। इनका जो तरीका था, इनकी जो ड्रेसिंग सेंस था, आप ये समझ सकते हैं कि इट वाज द साइन ऑफ टर्निंग योर वर्ल्ड अपसाइड डाउन। मतलब 180 डिग्री फ्लिप वाली सिचुएशन इन वेस्टर्न ड्रेसेस से आ रही थी। कुछ लोग जो थे वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना चालू करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये अपना इंडियन क्लोथ्स जो है उनको भी ये नहीं छोड़ते हैं। अब आप कहेंगे एक तरफ आप वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंडियन क्लोथ्स नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या दो दो कपड़े पहन रहे हैं? तो आपने पिक्चरों में, पुराने कुछ सीरियल्स में ये देखा होगा कि ऊपर कुर्ता नीचे धोती और उसके ऊपर आप कोट पहनते थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ऊपर कुर्ता नीचे धोती और कोट, ये कॉम्बिनेशन ही आपका वेस्टर्न क्लोथ्स और इंडियन क्लोथ्स का कॉम्बिनेशन है। 19th सेंचुरी में आप देखेंगे बहुत सारे जो बंगाली ब्यूरोक्रेट्स थे वो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनने लगे। जब भी वो बाहर काम करने जाते थे तो वो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनते थे, और जब वो घर पे रहते थे तो वो कंफर्टेबल इंडियन कपड़ों को पहना करते थे। तो इस तरीके का बैलेंस एस्टैब्लिश कर लिया गया कि घर में क्या करना है और बाहर क्या करना है। घर में आपको इंडियन क्लोथ्स पहनने और बाहर आप पहनते हैं वेस्टर्न क्लोथ्स। इसका रेलेवेंस भी, इसका कहीं ना कहीं एक ज़रूरी, एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी भी है। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वेस्टर्न ड्रेस बाहर क्यों पहनी जा रही है। वेस्टर्न ड्रेस, इंडियन ड्रेस बाहर पहनो और वेस्टर्न घर के अंदर पहन लो। इंडियन अंदर क्यों और वेस्टर्न बाहर क्यों, इसकी भी बात मैं बताऊंगा। इसके साथ फिर से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें और ड्रेस चेंज की बात करें तो समचुरी लॉज जिनके बारे में हमने चर्चा की थी वो इंडिया में भी थे। आप देखेंगे इंडिया में एक सोशल कोड चलता था। जो आपके ऑपरेस क्लासेस हैं, डिप्रेस क्लासेस हैं, उनके लिए कोड चलता था। वो क्या पहन सकते हैं, क्या खा सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस थी एक तरीके से सोसाइटी में। ये क्लियरली डिफाइंड था कि व्हाट सबऑर्डिनेट एंड डोमिनेंट कास्ट ऑफ हिंदूज विल वेयर इन ईट। हिंदूज में क्लियर है कि जो सवर्ण है और जो नीचे जातियां हैं वो क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी। ये जो कोड है इसको इन्फोर्स करा जाता था लॉ से। इसका एक बड़ी दुखद एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपकी आत्मा आपसे सवाल पूछेगी कि ऐसा भी होता है। आप देखिए एक एग्जाम्पल है शनार, जो केरला में रहते थे, शनार्स का। ये शनार जो कम्युनिटी है ये टॉडी टैपर्स हैं। टॉडी एक तरीके का ड्रिंक होता है, एक बेवरेज होता है, उसको बनाते हैं और ये साउथ त्रावणकोर से माइग्रेट करते हैं। जहाँ पर, कहाँ पर माइग्रेट करते हैं? नायल लैंडलॉर्ड्स के पास। वहाँ पर ये अपना पूरा काम जो है करने लगते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी गजब की बात यह है कि इनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं कुछ चीज़ें करने के। जैसे ये छतरी नहीं लगा सकते, ये जूता नहीं पहन सकते और ये सोने के आभूषण नहीं पहन सकते। साथ में आप देखेंगे जो मेन एंड विमेन हैं ये शानार कम्युनिटी के, इनको अपना जो अपर बॉडी है ये भी कवर नहीं करनी होती थी, ये कवर करने नहीं दी जाती थी अपर कास्ट के सामने। अपर कास्ट के सामने ये अपर बॉडी चाहे मैन हो या विमेन कवर नहीं कर सकते थे। आप समझ रहे हैं कितनी मार्मिक स्थिति है इनकी कि आपको विमेन को अपर बॉडी कवर नहीं करने दी जा रही है। ये सिचुएशन थी सनर्स की। तो इस तरीके से बाय लॉ ये बता दिया जाता था कि क्या पहनना है सवर्ण को और निचली जाति को। इस तरीके की चीज़ें स्पष्ट कर दी जाती थी। ये सबसे बड़ा कुरीति या माल प्रैक्टिस आपको समझ में आ रही होगी। ये याद रख सकते हैं आप सनर वुमेन्स के बारे में, ये आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में, या फिर आपको जब भी पेपर 1 में लिखना हो या पेपर 2 में लिखना हो। जीएस पेपर 1 सोसाइटी में और जीएस पेपर 2 कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस वगैरह में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। इवन एथिक्स में आप लिख सकते हैं कि जो लॉज बनाए जाते हैं जरूरी नहीं है वो लॉज हमेशा सही हो या अच्छे के लिए बनाए गए। कहीं कहीं वो लॉज जो होते हैं वो वेलबींग के लिए नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको डिप्राइव भी कर देते हैं बहुत सी चीज़ों से। 1820s की बात करें, जो शनर वुमेन है ये क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में आती है और फिर ये टेलर्ड ब्लाउज पहनने लगती हैं। अपनी जो अपर बॉडी है उसको कवर करना चालू करते हैं जैसे अपर कास्ट की महिलाएं करती हैं। पर आपको मालूम है
न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर भी लगता है। ये आगे आपका एक्शन कि इन्होंने अपर बॉडी को कवर करना चालू किया टेलर्ड ब्लाउज पहन के, परंतु इसका रिएक्शन आएगा कंजर्वेटिव से, वो इस ड्रेस चेंज के अगेंस्ट होगा। ये जो शानर्स हैं इनको रिफ्यूज कर दिया जाता है, ये जो है ये रिफ्यूज कर देते हैं फ्री सर्विस देने से अपर कास्ट को, मतलब पूरी तरीके से ये प्रोटेस्ट के मूड में आ जाते हैं। आप देखेंगे कितनी ज़्यादा परेशानी आती हैं जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तरफ कंजर्वेटिव्स हैं जो कंजर्व करने की बात करते हैं, जो बदलना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियाँ बदलना चाहते हैं। हिंदू रिफॉर्मर्स जैसे अय्या वेकुंडर ये सपोर्ट करते हैं इस ड्रेस रिफॉर्म को। धीरे धीरे इसके साथ परेशानियां बढ़ती हैं, टसल बढ़ता है दोनों में, और बाद में आप देखेंगे 1855 आता है। स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाता है त्रावणकोर में। 1843 में ब्रिटिश इंडिया में एबॉलिश कर दिया गया था और 1855 में त्रावणकोर में स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाता है। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो ही गया था ये अपर कास्ट और शानर्स में। फाइनली आप देखेंगे एक प्रोक्लेमेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बाद जो शानर वुमेन्स हैं इनको जैकेट अपर बॉडी कवर करने के लिए पहनने की अनुमति मिल जाती है, परंतु ये ऐसी जैकेट नहीं पहन सकती हैं जो अपर कास्ट के द्वारा पहनी जाती थी। मतलब आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक हायरार्की इन्होंने बना दी है कि जो अपर कास्ट पहन रहा है वो शानर्स नहीं पहन सकते, उनको कुछ और पहनना पड़ेगा। ये अप्रोच हुआ करता था। तो जैसे मैंने आपको बताया समचरी लॉज फ्रांस में चल रहे हैं, पूरे यूरोप में चल रहे हैं, उस तरीके से समचरी लॉज इंडिया में भी आपको काम करते दिख जाएंगे। अब हम बात करें ब्रिटिश रूल और ड्रेस कोड की। किस तरीके से जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तो क्या ड्रेस कोड चला करते थे। आप देखिए अलग अलग कल्चर्स हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं क्लोथिंग के जो कुछ चीज़ों को कन्वे करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्ररी मीनिंग्स कन्वे कर दिए जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है और इंडियन स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है वो अलग अलग है। मैं इसका भी एग्जांपल आपको देता हूं कि कैसे अलग अलग है। आप देखिए ब्रिटिशर्स जो है वो हैट पहनते हैं, आपको ये मालूम है, और जो इंडियंस हैं वो टर्बन पहना करते थे, इसको आप कहेंगे पगड़ी, ये पगड़ी पहना करते थे। ये जो पगड़ी पहनी जाती थी इसका अलग रेलेवेंस होता था और जो हैट पहना जाता था उसका अलग रेलेवेंस होता था। आप देखिए जो टर्बन है वो हीट से प्रोटेक्शन के लिए तो पहनी जाती थी, लेकिन ये सिर्फ एकमात्र रीजन नहीं था, कहीं ना कहीं पगड़ी वॉज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। यहां पर आप देखेंगे कि जो पगड़ी पहनी जा रही है इसको ऐसे ही नहीं आप ओकेशनली किसी के सामने कोई रिस्पेक्टेबल हो उसके सामने आप उतारते हैं, आप पगड़ी हमेशा ही पहने रहेंगे। इंडिया में यह कस्टम है कि आप अपनी पगड़ी नहीं उतारते। दूसरी तरफ आप देखें वेस्टर्न ट्रेडिशन में क्या होता है, जो हैट है वो सोशल सुपीरियर के सामने आपको उतारना पड़ता है इन साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच है आपका पगड़ी वाला वो हैट वाले अप्रोच से अलग है। यहां पर एक बात समझिए आप कि दोनों ही हेड गियर हैं, दोनों ही सर पे पहने जाते हैं, लेकिन दोनों का जो बेसिक रेलेवेंस है, द बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं। और ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करने वाले हैं। यहां पर आप देखिए ये फिगर जो है एम विश्वेश्वरैया का है, ये देखिए बढ़िया सूट पैंट पहने हैं लेकिन सर पर इनकी पगड़ी है। तो एक तरीके से ट्रेडिशन को और वेस्टर्न ड्रेस को दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ब्रिटिश जो है वो अक्सर ऑफेंड हो जाते थे इस चीज से लेकर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर आप देखिए जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनके सामने इंडियंस अपनी पगड़ी नहीं उतारते थे, तो ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि हमारे यहाँ तो हैट उतारा जाता है जब सोशल सुपीरियर आता है, ये अपनी पगड़ी क्यों नहीं उतार रहे। असल में ब्रिटिशर्स ये नहीं समझ पाए कि पगड़ी का रियल रेलेवेंस क्या है, क्यों ये पगड़ी लगाई जाती है या फिर ये क्यों लगाई जा रही है। इसी तरीके की परेशानी आती है जूते पहनने से लेके। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कितना अजीब है ये समझिए, आपको मैं साफ साफ बताता हूं आपको ताकि समझ में आए। आप देखिए हमारे मंदिरों में, हमारे मस्जिदों में, हमारे चर्च में, इवन इंडियन चर्च में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने मिलेगा बहुत सी जगहों पे जूते उतारने पड़ते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस थे, ये हमारे कस्टम्स थे। उसी तरीके से शुरुआती दौर में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं इनको इंडियन एटिकेट्स फॉलो करने पड़ते थे। इसका मतलब यह है इनको अपने फुटवेयर्स उतारने पड़ेंगे जब भी ये किसी भी रूलिंग किंग के या चीफ के कोर्ट में जाते थे। मान के चलिए मुगल दरबार में जाएंगे, जहांगीर के सामने जाएंगे तो इनको अपने जूते उतार के रखने पड़ेंगे। इस तरीके के कस्टम्स हम फॉलो करते थे। आप समझिए हमने पढ़ा था कि शाहजहां इस तरीके से उन्होंने अपना दरबार बनाया था कि ऐसा लगे जैसे अल्लाह का दरबार है। जब आप खुदा के घर में जाते हैं तो आपको जूते चप्पल सब बाहर उतारने पड़ते हैं। आप देखिए कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो इंडियन क्लोथ्स पहनने लगे, इंडियन कपड़े उन्होंने भी सीखे, उन्होंने भी उस चीज़ को अडॉप्ट किया। पर यहाँ पर एक परेशानी है,
इंडियंस एब्सॉर्ब कर रहे हैं वेस्टर्नाइज होने के लिए, अपना जो मास्टर्स हैं, जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, उनको कॉपी करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर देखें, जो इंडियन क्लोथ्स अगर वेस्टर्न ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स पहनते हैं तो इनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। 1830s आते आते तक इनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इनसे कहा जाता है कि आप इंडियन क्लोथ्स नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि ये कहते हैं अगर आप ऑफिशियल फंक्शंस में इंडियन क्लोथ्स पहन के जाएंगे तो जो मास्टर्स, जो वाइट मास्टर्स की कल्चरल आइडेंटिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, इसीलिए आपको इंडियन क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। उसी तरीके से आप देखिए, जो इंडियंस हैं उनको भी जो इंडियन क्लोथ्स है ऑफिस में नहीं पहनने दिए जाते थे। कहीं पर आप देखेंगे उनसे कहा जाता था कि आपको वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहन के आने हैं। इंडियंस के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड बना दी गई थी। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि इंडियन क्लोथ्स को किस तरीके से वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में या फिर जो ब्रिटिश ऑफिस है उनमें रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। एक गजब की बात है, एक गजब की कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये कंट्रोवर्सी है जूते उतारने के ऊपर। ये कहानी है 1824 से 1828 की, जब गवर्नर जनरल एमहर्स्ट ये ऑर्डर करते हैं कि जो भी इंडियन उनके सामने आएगा वो अपने जूते उतारेगा एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन ही अपीयर्स। मतलब जब भी वो सामने आएंगे तो उनको जूते उतारने पड़ेंगे सम्मान के तौर पे। ये जो ऑर्डर है ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को भगवान समझ रहे थे। इस तरीके का जो रेवरेंस हम जनरली इंडिया में दिया जाता है, ईश्वर के सामने हम जूते उतार के ईश्वर के जब घर में जाते हैं, जिसको आप देवालय या टेम्पल कहते हैं, तब आप जूते उतारते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने मिल रही है एक अलग तौर पे। उसी तरीके से लॉर्ड डलहौजी आते हैं। डलहौजी क्या करते हैं? डलहौजी जो इंडियंस हैं ये मैंडेटरी कर देते हैं कि वो अपने जूते उतार के ही किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एंटर करें। सिर्फ वही लोग जो यूरोपियन कपड़े पहने हैं उन्हीं को बिना किसी जूते उतारे और ये सब परेशानियों के एंटर करने दिया जाता था। लेकिन अगर कोई इंडियन क्लोथ्स में होता था तो उसको जूते उतारने पड़ते थे। यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी की मैं बात कर रहा था वहीं देखिए 1862 की बात है। मेनोकजी कोवसजी अंते ये एक एसेसर थे सूरत फौजदारी अदालत में। ये रिफ्यूज़ कर देते हैं अपने जूते उतारने से कोर्ट के अंदर एंटर होने। जो सेशन कोर्ट होती है उसमें अपने जूते नहीं उतारने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। कहते हैं मैं अपने जूते नहीं उतारूंगा। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये कहते हैं मैं अपने जूते नहीं उतारूंगा। उसके पीछे के रीजंस भी बताते हैं। ये एक लेटर लिखते हैं जिसमें प्रोटेस्ट करते हैं, और जो बॉम्बे का गवर्नर है उसको ये लेटर में लिख के भेजते हैं कि क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से विवाद बढ़ा, ये कंट्रोवर्सी हुई। ये कहते हैं जो इंडियंस हैं वो अपने जूते सीक्रेट प्लेस जो होती है वहीं पर उतारते हैं। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गिरजाघर हो, वहां पर जूते उतारे जाते हैं। ये काय से लिंक्ड है? ये किस चीज़ से लिंक्ड है? अब देखिए होम्स जो है, यहाँ पर आप देखेंगे सीक्रेट प्लेस है और जो होम्स हैं उनमें जूते उतारे जा रहे हैं। एंड दिस इज लिंक्ड विद टू रीजंस। द रीजन इज द प्रॉब्लम ऑफ डर्ट। जो आपके जूते होते हैं उनमें गंदगी होती है। दुनिया भर में जहाँ पर भी आप जमाने भर में गए हैं वो सारी गंदगी आपके जूतों में होती है। जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, और ये सारा जो डर्ट है जो आपने रोडों से कलेक्ट किया है वो आप अपने घर के अंदर ले आएंगे अगर वो आप जूते घर के अंदर पहन के आ रहे हैं। जो घर है वो एक क्लीन स्पेस है जहाँ पर आप खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। साथ ही साथ जो इंडियन प्रैक्टिस है कि आप ज़मीन पर बैठते हैं घरों में। जो इंडियन होम्स है उसमें घर में ज़मीन पर बैठा जाता है, और उस ज़मीन पे ही अगर डर्ट होगा तो ये दिक्कत हो जाती है। इस तरीके के ये पूरा रीजन लिख के गवर्नर ऑफ बॉम्बे को भेजते हैं। ये कहते हैं जो लेदर शूज़ हैं, लेदर शूज़ डर्ट इनमें चिपक जाता है लेदर शूज़ में, और इसके बाद आप देखेंगे इसकी वजह से ये लेदर शूज़ जो है वो पल्यूट हो जाते हैं। तो होम या फिर सेक्रेट प्लेस की बात करें तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अलग है, और जो कोर्ट रूम है, ये जो कोर्ट बिल्डिंग है, ये बहुत अलग है। ये यहाँ पर ये कहते हैं कि हम एक पब्लिक बिल्डिंग जैसे कि कोर्ट रूम है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं घर से। तो यहाँ पर जूते उतारना तो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। पर उसके बावजूद, इन बातों के बाद भी भारतीयों को कोर्ट रूम में जूते पहन के जाने में बहुत समय लग गया। इंडियंस को कोर्ट रूम में एंटर करने नहीं दिया जाता था जूते पहन के। इस आंदोलन में या फिर इस मांग को पूरा करने में बहुत साल लग गए। अब हम बात करें डिजाइनिंग द नेशनल ड्रेस। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वो 19वीं सेंचुरी में अपने उफान पर थी। इंडिया में कल्चरल सिंबल्स के ऊपर काम शुरू हो गया, और कैसे हम यूनिटी को ऑफ नेशन को रिप्रेजेंट करें, शो करें, इसकी बात होने लगी। अलग अलग नेशनल स्टाइल्स इमर्ज होकर आती हैं। किस तरीके से पोएट्रीज है, पोएम्स लिखी जाती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, गाने बनते हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। उसी समय एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें ढूंढने के प्रयास किया जाता है एक नेशनल ड्रेस को, कि हम नेशनल ड्रेस बनाएंगे। ये जो मूव है जिसमें नेशनल ड्रेस बनाने की बात करते हैं,
यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी बनाने का प्रयास किया जाए, एक सिंबॉलिक तरीके से कल्चरल आइडेंटिटी तैयार करी जाए नेशनल ड्रेस के फॉर्म में। और यहाँ पर एक ड्रेस आपको देखने मिल रही है राइट साइड में, इसको आप चपकन कहते हैं। ये जो चपकन है ये कॉम्बिनेशन है हिंदू और मुस्लिम ड्रेसेस का। 1870s की बात है, जो टैगोर फैमिली है बंगाल की, वो ये एक्सपेरिमेंट करती है कपड़ों के साथ एक नेशनल ड्रेस बनाने के लिए, जो मेन और वेमेन के लिए एक ड्रेस तैयार करी जा सके जो पूरे देश में एक्सेप्टेबल हो। रविंद्रनाथ टैगोर इसमें सजेस्ट करते हैं कि हम इंडियन और यूरोपियन ड्रेसेस का एलिमेंट्स लेने की जगह हिंदू और मुस्लिम ड्रेसेस के एलिमेंट्स को लें। तो हिंदू और मुस्लिम ड्रेसेस के एलिमेंट्स को लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होने वाला है इन कंपैरिजन टू अगर हम इंडियंस और यूरोपियन ड्रेसेस को एब्जॉर्ब करें। यहाँ पर आप देखेंगे जो चपकन है, ये चपकन एक लॉन्ग बटन कोट होता है। हम फिर से फिगर को देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत सारे बटन्स होते हैं, इस तरीके का एक लॉन्ग बटन कोट होता है। और इसको कंसिडर करा जाता था कि जो इंडियन मैन है उनके लिए मोस्ट सूटेबल ड्रेस है। इस तरीके से बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि एक प्रॉपर ड्रेस बनाई जा सके। साथ में ये भी कहा जाता था कि जो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स हैं उनके भी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब करा जाए और उस हिसाब से भी डिज़ाइन करी जाए। हमने यहाँ पे बात की मैन की, अब हम देखें विमेन के केस में तो पैन इंडिया स्टाइल ऑफ साड़ी जो आता है उसके बारे में बात करते हैं। 1870 आता है। ज्ञानंद नंदिनी देवी जो थी वाइफ ऑफ सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये एक पारसी स्टाइल ऑफ वेयरिंग साड़ी को अडॉप्ट करती हैं। पारसी तरीके से साड़ी जो पहनी जाती है उसको ये अडॉप्ट करती हैं। और ये जो अडॉप्ट करती हैं, ये जो ब्रह्म समाज की सारी महिलाएं हैं इसी तरीके से साड़ी पहनने लगती हैं। और जब सारी महिलाएं इस तरीके से साड़ी पहनती हैं तो वो जो साड़ी है, वो जो तरीका है, उसको ब्रह्मिका साड़ी के नाम से जाना जाने लगता है। ब्रह्मिका साड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ब्रह्मिका साड़ी। इट इज़ द साड़ी विच रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, है ना। या फिर ये हो सकता है इट इज़ अ वेरी पॉपुलर साड़ी फ्रॉम तमिलनाडु या फिर बंगाल। इस तरीके की चीज़ें आएँ और फिर लिखा हो वहाँ पे इट इज़ अ साड़ी और अ वे ऑफ वेयरिंग साड़ी यूज्ड इन ब्रह्मो समाज। तो ये आपको ब्रह्मिका साड़ी याद रखना है। ये जो स्टाइल है ये धीरे धीरे एक्सेप्टेंस गेन करता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्रियन जो विमेन है, उत्तर प्रदेश में जो ब्रह्मोस हैं, ये सारे लोग, और साथ में जो नॉन ब्रह्मोस हैं वो भी इस स्टाइल को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। जो ये पारसी स्टाइल ऑफ साड़ी है इसको अडॉप्ट करते हैं। साथ में एक बड़ी परेशानी ये है कि कोई भी चीज़ जो है वो पैन इंडिया में आपको अगर अडॉप्ट करानी है तो वो दिक्कत है, और यह दिक्कत यहाँ पर भी आती है। यहाँ पर ये जो एक एक्सपेरिमेंट है कि साड़ी का जो सिस्टम है पहनने का, वो पैन इंडिया तक नहीं पहुँचता है, ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है पूरे भारत के तौर पे। आप देखेंगे जो गुजरात, कोडागू ये आपका कर्नाटक में पड़ गया, केरला, असम, यहाँ पर जो साड़ी पहनी जाती थी वो अपने अपने तरीके की अलग अलग साड़ियाँ पहनी जाती थी। अब हम बात करें स्वदेशी मूवमेंट की जो 1905 में होती है, तो 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट हो रही है बंगाल में, ये फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेंट्रली लिंक्ड थी पॉलिटिक्स ऑफ क्लोथिंग से, जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, जो पश्चिम के कपड़े हैं, उनके ऐसा ढेर लगा के उसका होलिका दहन जैसा कर दिया जाता था, बॉन फायर कर दिया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेलेवेंट मूवमेंट बन जाती है, क्योंकि आप देखिए शुरू में कपड़ों से इन्हें संबंध जोड़ा, बाद में गांधी जी आएंगे तो वो बात करेंगे कपड़े की चरखे के फॉर्म में, खादी के फॉर्म में, फिर वो नमक के फॉर्म में। इस तरीके से जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इससे ही आंदोलन शुरू किया जाता है। आज भी आप देखेंगे अगर किसान आंदोलन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? आरकेएम की वजह से। आरकेएम में से एक फैक्टर हमेशा ही होता है, यहाँ पर रोटी की वजह से हो रहा है। आप देखें गांधी जी ने भी रोटी और कपड़े को ही एक इंपॉर्टेंट एजेंडा बना के ये चीज़ें की। और नेताओं को आप देखिए, जो भी पॉलिटिशियंस हैं अगर वो वादे करते हैं, वादों में आरकेएम हमेशा होता है। वो खाने की बात करेंगे, आपको मकान की बात करेंगे और कपड़े की बात करेंगे, मतलब कपड़ा मतलब जॉब्स की बात कर देंगे। आपको रोटी के लिए जो पीडीएस सिस्टम्स हैं और दूसरी दुनिया भर की जो स्कीमें हैं उनकी बात करेंगे, और आपको ये अलग अलग मकान देने की बात करेंगे, जो एलआईजी और ये अलग अलग साइज़ के मकान होते हैं। इस तरीके के वादे किए जाते हैं, अलग अलग उसके लिए स्कीम भी चलाई जाती है। आप जानते हैं जो भी प्रधानमंत्री स्कीम्स चल रही है। आप देखिए जो ब्रिटिश हैं ये सबसे पहले क्यों आए थे भारत में? ये आए थे कपड़ा खरीदने और कपड़ा खरीद के बेचने के लिए। बीच में थोड़ा सा मुनाफा कमाते, दलाली करते और आगे कपड़ा बेच देते। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी। आप देखेंगे जो भारत का कपड़ा था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर था, पूरे दुनिया में उसका इतना डिमांड था कि ब्रिटिशर्स को इतनी दूर से आना पड़ा, नए रास्ते खोजने पड़े भारत तक आने के। और इसी में बहाने में खेल खेल में आप देखते हैं पूरा अमेरिका की खोज हो गई थी।
वो गरीब कोलंबस ऐसा कहा जाता है कि वो इंडिया खोजने निकला था लेकिन उसने अमेरिका खोज दिया। मतलब आप समझ सकते हैं इंडिया का व्यापार कितना धमाकेदार होगा, कितना ज़्यादा गजब का होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है ब्रिटेन में, वहां से स्पिनिंग चालू होती है, मैकेनाइज स्पिनिंग और वीविंग सिस्टम चालू होते हैं। और इसके साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से जो डिमांड है रॉ मटेरियल की वो बढ़ती है। एक तरफ जहां से आप माल लेके जा रहे थे वहां से अब आप रॉ मटेरियल लेके अपनी फैक्ट्रीज में भेज रहे हो। डिमांड बढ़ती है कॉटन की और इंडिगो की, जो नील है और जो कॉटन है, कपास है, उसकी मांग बढ़ती है। और इसकी वजह से जो इंडिया का स्टेटस है, एक्सपोर्टर का जो एक स्टेटस था वो चेंज हो जाता है, क्योंकि अब ये फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है इंडिया का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में चालू हो रही है। ये स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल कंट्रोल था इंडिया का, जो ब्रिटेन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहे थे, वो दो तरीके से कर रहे थे। जो इंडियन पीसेंट्स हैं उनको जबरदस्ती जो नील और कॉटन ये सारी चीजें ग्रो करने के लिए मजबूर करा जाता था। दूसरी तरफ जो सस्ते ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे, ब्रिटिश जो अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो मशीनों से बना के बेच रहे थे, उन्होंने इंडिया का जो कोर्स इंडियन प्रोडक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया। तो उन्होंने एक तरफ मार की फार्मर्स पे, फार्मर्स पर मार पड़ी, और दूसरी तरफ मार पड़ी आपके छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके ऊपर। तो दो तरीके से ये पूरा इम्पैक्ट पड़ता है ब्रिटेन का। ज़्यादातर जो वीवर्स थे आपके, जो जुलाहे थे, जो अपने घरों से काम करते थे, जो वीविंग और स्पिनिंग का काम करते थे, इनका काम छीन लिया गया, क्योंकि अब इनके पास काम बचा ही नहीं। रॉ मटेरियल जो है वो ब्रिटेन जा रहा है और ब्रिटेन में मशीन से बन के मार्केट में आ रहा है इंडिया के। तो ये वीवर्स क्या करेंगे, ना तो ये प्राइस कॉम्पिटेटिव दे पाएंगे, ना वो क्वालिटी कॉम्पिटेटिव दे पाएंगे, तो इनकी दुकान बंद हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स थे जैसे कि मुर्शिदाबाद है, मछलीपट्टनम है, सूरत है, इनका भी जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्लाइन होने लगता है, क्योंकि अब इनसे व्यापार हो ही नहीं रहा है, इनसे कपड़ा बेचा ही नहीं जा रहा है। याद करेंगे आप, हमने 8वीं क्लास में इस चीज़ की चर्चा की है। कपड़े की पूरी हमने बिल देखा था, किस तरीके से जो रिसिप्ट बनाई जाती थी, जो ऑर्डर प्लेस करे जाते थे, सारी चीज़ें हमने वहां पर देखी। आप देखें जो पार्टीशन हो रहा है बंगाल में, यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट के टाइम की बात है, ये 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है, उस समय क्या सिचुएशन है। जो लॉर्ड कर्जन है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल करते हैं और ये कहते हैं मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है क्यों किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं होते, इसके रीजंस होते हैं कि जो बंगाल है दैट वाज द सेंटर ऑफ ऑल द नेशनल मूवमेंट्स, और ये सेंटर ऑफ ऑल नेशनल मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं ये नेशनल मूवमेंट्स को वीकन करना चाहते थे, जिसके लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल कहा जाता है। भारतीय इस चीज़ का पूरा अपोज कर रहे थे और इसके लिए ये शुरू करते हैं स्वदेशी मूवमेंट, जो कि डेवलप करी गई थी क्लॉथ पॉलिटिक्स पे। जो पॉलिटिक्स था वो क्लोथिंग के ऊपर ही बेस्ड था, और ये एज ए रिएक्शनरी मेजर है। न्यूटन का आप थर्ड लॉ हमेशा याद रखें। जो लोग हैं वो ब्रिटिश गुड्स जो हैं उनको बॉयकॉट करने की बात करते हैं, खुद इंडस्ट्रीज चालू करने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने की बात करते हैं गुड्स की। आप देखेंगे बहुत सी केमिकल इंडस्ट्री चालू होती है, माचिस की इंडस्ट्री चालू होती है, सिगरेट इंडस्ट्री चालू होती है। इस तरीके से छोटी मोटी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग तक की इंडस्ट्रीज चालू होती है इसी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। आप देखिए उसी समय पे जो खादी का उपयोग है उसको बढ़ाने की बात करी जाती है। खादी पेट्रियोटिक सिंबल बन जाता है। जो विमेन बोलती है कि ये जो साड़ियाँ हैं, जो सिल्क की साड़ी हैं उनको फेंक दो, ये जो कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं इनको नहीं पहनना हमें, इसकी जगह हमें शेल बैंगल्स पहननी है। जो कौड़ियों की जो चूड़ी बनती है उस तरीके की जो शेल बैंगल्स बनती है उनको पहनना है। सिल्क साड़ी नहीं पहनना, हमें खादी की साड़ी पहननी है। ये जो रफ होमस्पन मतलब घर में जो बना हुआ ये कपड़ा है, इसको पेट्रियोटिक पोएम्स और सॉन्ग्स के द्वारा ग्लोरीफाई किया गया। इसको बताया गया कि कितना बड़ा बलिदान है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा चरखे का आपको एक झांकी देखने मिल रही है। ये झांकी जो निकाली जाती थी और इस तरीके से आंदोलन में लोगों को जोड़ा जाता था। आप देखिए किस तरीके से ये कपड़े बदलने की जो अपील है ये अपर कास्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। गरीब आदमी तो पहले ही उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, लेकिन अपर क्लास जो सिल्क की साड़ी पहनना है उनसे भी अर्ज करा जाता है कि आप भी सिंपल जो होमस्पन कपड़े हैं या फिर जो कोर्स खादी है उसको पहनना शुरू करें। आप देखिए एक तरफ ये इम्पॉसिबल था कि आप जो चीप मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं ब्रिटेन से जो आ रहे हैं उसको आप चैलेंज कर पाएँ, स्वदेशी प्रोडक्ट्स उसको चैलेंज कर पाएँ। ये तो बहुत ही बड़ा इशू था क्योंकि हमारे पास मशीन्स नहीं है उस प्रकार की और स्केल की। एक चीज़ है जिसको आप कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे आप उतना ज़्यादा कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं।
तो ये चीज़ यहाँ पर होना पॉसिबल ही नहीं था। स्वदेशी मूवमेंट ब्रिटेन के कपड़ों को या प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दे, ये तो नामुमकिन सा था। इतनी लिमिटेशंस होने के बाद भी ये जो एक्सपेरिमेंट था स्वदेशी का, इसने महात्मा गांधी को एक आइडिया दे दिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया दे दिया, और वो आइडिया था कपड़े का। द क्लॉथ वॉज द आइडिया। और ये एक वेपन के तौर पे गांधी जी यूज करते हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ, एक सिंबॉलिक वेपन की तरह यूज करते हैं। जिस तरीके से सॉल्ट को यूज किया था एज अ सिंबॉलिक वेपन, उसी तरीके से कपड़े को भी यूज किया जाता है। हम बात करें महात्मा गांधी के एक्सपेरिमेंट की, किस तरीके से इन्होंने कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। शुरू में आप देखिए, जब गांधी लंदन जाते हैं लॉ पढ़ने के लिए, लॉ स्टूडेंट बन के जब जाते हैं, 19 साल के होते हैं, 1888 की बात है ये अपनी जो टफ्ट होती है, पीछे एक चुटिया सी होती है, उसको काट देते हैं। साथ में वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं, वेस्टर्न सूट पहनते हैं, बढ़िया सूट बूट में जाते हैं राजा बाबू बन के। आप देखेंगे जब ये वापस आते हैं तब भी ये वेस्टर्न सूट पहनते थे और सर पे एक टर्बन बांधते थे, जो पगड़ी है उसको बांधा करते थे जब ये भारत आ गए थे। जब जोहानिसबर्ग जाते हैं 1890 की बात है, तब भी आप देखेंगे ये वेस्टर्न कपड़े ही पहन रहे हैं। धीरे धीरे इनमें तब्दीली आ रही है, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 1913 आता है, गांधी जी जो हैं वो पहली बार लुंगी और कुर्ते में लोगों को देखने मिलते हैं डरबन में। डरबन साउथ अफ्रीका में ये अपना जो पहनावा है उसको बदलते हैं, अपने सर को मुंडवा लेते हैं। ये सर को क्यों मुंडवा रहे हैं? एज अ साइन ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब दुख प्रकट करते हैं अपनी, ये व्यथा प्रकट करते हैं अपनी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द शूटिंग्स इन द इंडियन कोल माइनर्स। जो इंडियन कोल माइनर्स है उनकी जो शूटिंग हुई थी वहां पर, उन जो जान गई थी, उसके लिए ये अपना दुख प्रकट करते हैं। जब ये 1915 में भारत आते हैं तो गांधी डिसाइड करते हैं कि काठियावाड़ पीसेंट जैसा होता है। काठियावाड़ मतलब जो गुजरात का इलाका है काठियावाड़, वहां पे जो पीसेंट जैसे कपड़े पहनता है, जैसा एक श्रमिक कपड़े पहनता है, वैसे कपड़े पहन के आते हैं 1915 में। 1921 आता है और ये एक छोटी धोती अडॉप्ट करते हैं, छोटी सी धोती पहनते हैं। और ये जो धोती है ये अपने मरने तक इन्होंने पहनी है। इन्होंने अपने ड्रेस में फिर कोई चेंज नहीं किया। इन्होंने एक ड्रेस अडॉप्ट की जो भारत का सबसे गरीब आदमी पहनता है, और वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई। वो आइडेंटिटी जो कॉमन मैन की है इंडिया में, उस आइडेंटिटी से इन्होंने अपने आप को अटैच किया। ये जो खादी है, इसकी अगर हम बात करें तो खादी आपने देखा होगा सफेद कलर का एक कोर्स ड्रेसिंग मटेरियल है। ये साइन है प्योरिटी, सिंप्लिसिटी एंड पॉवर्टी का। गांधी इस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करते थे। अगर आप खादी पहन रहे हैं तो ये सिंबल ऑफ नेशनलिज्म की तरह भी देखा जाता था, और ये दिखाया जाता था कि जो वेस्टर्न मिल्स हैं, ये वेस्टर्न मशीन्स हैं, जो कपड़े हैं वेस्टर्न, इन सबको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इट वॉज अ वे ऑफ शोइंग योर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज वेस्टर्न क्लोथ्स। तो अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं प्रोटेस्ट करता हूं, तो आप कैसे दिखाएंगे? आप इनको नहीं पहनेंगे, आप खादी पहनेंगे, होमस्पन कपड़े पहनेंगे, उससे आप दिखाएंगे। गांधी ने एक शॉर्ट धोती पहनी थी और शर्ट नहीं पहनी थी। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने अटेंड की थी, उसमें इन्होंने शर्ट नहीं पहनी थी, सिर्फ एक धोती पहनी थी, और ऊपर से ये शॉल है। इस तरीके से ये कपड़े पहन के लंदन तक गए थे। आप देखिए जो महात्मा गांधी है, इन्होंने पूरी देश के लिए एक तरीके के कपड़े के बारे में सोचा था कि पूरा जो देश है वो खादी पहने। उनको ऐसा लगता था जो खादी है, ये जो डिफरेंस होता है गरीब अमीर का, क्लासेस का, जो रिलीजन का, जो धर्म का एक फर्क है, वो सारी चीजों को खत्म कर सकता है खादी। इतनी ताकत है खादी में, ये गांधी माना करते थे। कुछ नेशनलिस्ट की बात करें तो जैसे मोतीलाल नेहरू, ये एक सक्सेसफुल बैरिस्टर थे, बढ़िया इनका जो वकालत है अच्छी खासी चलती थी इलाहाबाद में। ये महंगे सूट पहना करते थे, और इनके लिए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है महंगे सूट पहनना। धीरे से आप देखेंगे ये भी धोती और कुर्ते पे पहुंच जाते हैं, ये भी धोती और कुर्ते को अडॉप्ट कर लेते हैं, ये भी वापस ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने लगते हैं। पर ये जो धोती और कुर्ते हैं ये खादी के नहीं बने हुए थे, लेकिन ये धोती और कुर्ते तक आ जाते हैं, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ड्रेसिंग है उसको अडॉप्ट करते हैं। आप देखिए जो डिप्राइव्ड थे, जो कास्ट नॉर्म्स की वजह से जो डिप्राइव्ड थे, उनको भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न ड्रेसेस अट्रैक्ट कर रही है। वेस्टर्न ड्रेस पहनना शुरू करते हैं वो लोग जो कास्ट डिप्रिवेशन था, जो समचरी लॉज से दबे हुए थे, जिनको फॉलो करने पड़ते थे ये ड्रेस और ईटिंग कोड्स। इनमें से एक आपके बाबा साहेब अम्बेडकर है, जिन्होंने हमेशा ही वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सूट पहना। इन्होंने कभी भी आप देखेंगे कुर्ता और ये सारी चीज़ें जो इंडियन वे ऑफ ड्रेसिंग है उसको फॉलो नहीं किया, इन्हें हमेशा वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग ही फॉलो की। आप देखिए महात्मा गांधी जो है,
इन्होंने पहले सूट पहना, बाद में फिर धोती कुर्ता लुंगी ये सारी चीज़ें पहन के फाइनली धोती पर पहुंचते हैं। लेकिन अंबेडकर ने कभी भी वेस्टर्न स्टाइल ऑफ सूट को नहीं गिव अप किया। 1910 की शुरुआत की बात है। यहाँ पर देखिए जो एक दलित फैमिली है, बहुत सारे दलित ऐसे थे जो 3 पीस सूट पहना करते थे, जूते पहना करते थे और मोजे पहना करते थे सारी पब्लिक ओकेशंस पे। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। इस सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करने के लिए इस तरीके से ड्रेस किया करते थे, जूते 3 पीस ये सारी चीज़ें ये पहना करते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करें जो विमेन महाराष्ट्र में थी 1928 में, इन्होंने एक महात्मा गांधी को पत्र लिखा। ये पत्र लिखा महात्मा गांधी को इन रिस्पॉन्स टू हिज कॉल। महात्मा गांधी कहते थे कि सबको खादी पहननी है, सबको खादी पहननी है, उस चीज़ के लिए ये लिखते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि 1 साल पहले मैंने आपकी बात सुनी थी कि किस तरीके से हमें खादी पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं भी खादी पहनूं, पर परेशानी ये है कि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पति कहते हैं कि जो खादी है वो बहुत महंगा है, और साथ में ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में साड़ी जो है वो 9 यार्ड्स की होनी चाहिए, पर मैं अगर खादी पहनूंगी तो मुझे 6 यार्ड्स की साड़ी पहननी पड़ेगी, जिसके लिए जो मेरे बड़े हैं, जो मेरे एल्डर्स हैं, वो अलाउ नहीं करेंगे। और इसके बाद ही गांधी जी कहीं ना कहीं चरखे की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आप खुद से अपने कपड़े बनाइए। आप खुद से कपड़े बनाएंगे तो उनका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और आप उस हिसाब से अपना लेंथ और ब्रेड्थ ये सब डिसाइड कर सकते हैं। एक और किस्सा है जो मैं आपको सुना देता हूँ, ये आप समझ लीजिए कि ये एक्स्ट्रा किस्सा है। एक बार क्या होता है, गांधी जी को पत्र लिखा जाता है कुछ यंगस्टर्स के द्वारा, और वो कहते हैं कि गांधी जी ये कपड़े बहुत महंगे हैं जो आप खादी के कपड़े पहनने के लिए कहते हैं। मैं जो कपड़े पहनता हूँ वेस्टर्न, वो सस्ते पड़ते हैं मुझे, इसलिए मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूंगा। गांधी जी ने उसके बाद से, गांधी जी ऊपर और नीचे दोनों कपड़े पहनते थे, लेकिन उसके बाद से उन्हें सिर्फ धोती पहनना चालू कर दिया। इनडायरेक्टली वो ये बताना चाहते थे कि अगर आपको महंगे लग रहे हैं तो आप कम पहनिए, लेकिन आप नेशनलिज्म जो शो करना है इन कपड़ों से, जो एक नेशनल यूनिटी एंड द रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स दिखाना है, उस चीज़ में कहीं कमी नहीं छूटनी चाहिए। आप कपड़े अगर मान के चलिए पैंट और शर्ट पहनना, आप सिर्फ पैंट पहनिए, लेकिन वो भी क्या पहने हैं आप, नेशनल पेट्रियोटिज्म शो करें, खादी के बने हुए कपड़े पहने, और ये जो ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश क्लोथ्स है, उनको रिजेक्ट करें। ये बात कहते थे गांधी। इनडायरेक्टली इन्होंने सिंबॉलिकली शो कर दिया जब सिर्फ इन्हें धोती पहनना शुरू कर दिया। बात करें जैसे हमने मोतीलाल नेहरू की बात की कि उन्होंने 3 पीस सूट छोड़कर पहनना चालू कर दिया धोती और कुर्ता, जो खादी का नहीं बना था। उसी तरफ दूसरी जगह आप देखेंगे जो सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं जो इंडियन स्ट्रगल से जुड़ी हुई थी और एक न एक कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं से भी संबंधित थी, इन्होंने भी डिज़ाइनदार साड़ी पहनना शुरू रखा। इन्होंने कहीं पर भी कोर्स वाइट होमस्पन साड़ी नहीं पहनी। मतलब जो खादी का जो मैसेज था वो इन्होंने फॉलो नहीं किया। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, इस तरह की बहुत सी महिलाएं थी, तब भी वो रंग बिरंगी कपड़े डिज़ाइंस वाली साड़ियाँ पहना करते थे। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि गांधी बड़े ही डेमोक्रेटिक से थे, बड़े ही आराम से बात करते थे। फॉलो करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं जो सरोजिनी नायडू हैं वो एक बार आईएनसी की प्रेसिडेंट रह चुकी है, और अगर उनको ये मैसेजेस क्लियर नहीं हो रहे हैं तो पूरे देश को आप कैसे कन्विंस करेंगे। जैसे आप अगर कहेंगे अपने पापा से कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और आप खुद उस आइडिया से कन्विंस नहीं है, तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू डोंट बाय इट यू डोंट सेल इट, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है और यहाँ पर ये देखने मिला। तो चलिए, चर्चा हमारी शुरू हुई थी यूरोप से हम भारत पे पहुंचे और भारत से हम और आगे आए। हमने बात की किस तरीके से इंडियन नेशनल स्ट्रगल में ये सारी चीज़ें कपड़े से लेके संबंधित थी और गांधी ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए उन चीज़ों से। साथ में हमने और नेताओं की भी बात की, चाहे मोतीलाल नेहरू की बात करें, सरोजिनी नायडू की बात करें या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करें। स्लाइड आपके सामने है, परंपरा अनुसार स्लाइड को पॉज करें और इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब निकाल लिया होगा। सवाल है, द एग्जिस्टिंग ड्रेस कोड्स इन यूरोप वर स्वेप्ड अवे, बहा दिए गए थे। स्वेप मतलब बहा दिया। ये कब हुआ था? आप सब जानते हैं कब हुआ था। इसका सीधा जवाब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, इनने ही बहुत ज़्यादा पहनने के परिधान की जो स्थितियाँ थी उनको बदल के रख दिया था। दूसरा सवाल है, व्हाई डिड गांधी अडॉप्टेड लॉ इन क्लॉथ एंड चादर एज ए ड्रेस। जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है इट वॉज ईजी टू वेयर। दूसरी स्टेटमेंट है इट वॉज नॉट ईजी टू प्रैक्टिस। तीसरी स्टेटमेंट है ही बिलीव्ड दैट द पुअर पीसेंट्स कुड नॉट अफोर्ड मोर देन दैट। और तीसरी है इट वॉज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट।
तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो वो खादी के पूरे कपड़े पहन के भी इस चीज़ को शो कर सकते थे, लेकिन पर्टिकुलरली लॉ एंड क्लॉथ और खादर क्यों? ये चीज़ इसीलिए करी उन्होंने क्योंकि ये जानते थे कि जो पुअर पीसेंट है वो इससे ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं वो कॉमन पीसेंट जो सबसे गरीब आदमी है देश का, उससे जुड़ना चाहते थे, उस जैसा दिखना चाहते थे। ये चीज़ उन्होंने इसीलिए की। तो यहां पर आप आंसर पे पहुंचते हैं। आंसर आपका हो जाता है सी फॉर कैट। तो हमारी चर्चा है जो है वो इस पिक्चर के साथ समाप्त होती है। आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर बढ़िया एक से एक सूट बूट में बैठे हैं, और यहाँ पर कितनी ठंड होगी इनके कपड़ों से आप समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए गांधी जी को एक हाफ धोती पहने हैं, एक हाफ धोती और ऊपर से एक शॉल ओढ़े हैं, और इस आदमी के इरादों में था दम। इसी वजह से आपको समझ में आ रहा है कि आपको आज़ादी मिल पाई। तो इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। यह हमारा लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हम शुरू करेंगे 10th क्लास हिस्ट्री को। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू ओनली IAS।